आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उन बारीक और छिपी हुई रणनीतियों की तह तक जाने वाले हैं जो असल में चुनाव के नतीजे तय करती हैं। अक्सर हम सिर्फ जीत हार के अंतिम आंकड़े देखते हैं, है ना? लेकिन आज हम असम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी के उदाहरणों से समझेंगे कि उन सतह पर दिखने वाले नंबरों के पीछे जनसांख्यिकी, माइक्रो मैनेजमेंट और विचारधारा की कितनी जबरदस्त मशीनरी काम कर रही होती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि वोट शेयर और जीती गई सीटों की संख्या कई बार आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते? ये सवाल सीधे तौर पर हमें बताता है कि सिर्फ वोट मिलना काफी नहीं है, बल्कि वो वोट कहां और कैसे पड़े, असली खेल इसका होता है। भारतीय राजनीति में कई बार एक वोट की संख्या से ज्यादा उसका भूगोल शक्तिशाली हो जाता है। आज हम जिन मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे वो हैं असम में परिसीमन और वेलफेयर का कॉम्बिनेशन, तमिलनाडु की मजबूत वैचारिक दीवार, केरल के बेहद नाजुक धार्मिक समीकरण, पुडुचेरी में माइक्रो मैनेजमेंट और अंत में वेटिंग रूम का एक बहुत ही रोचक विरोधाभास। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं असम की और देखते हैं कि कैसे परिसीमन और कल्याणकारी योजनाओं के एक डबल इंजन ने वहां के राजनीतिक समीकरणों को आकार दिया। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी इलाके में 50% अल्पसंख्यक वोट हैं और वो 4 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बटे हुए हैं। अब अगर कानूनी रूप से सीमाओं में बदलाव करके यानी परिसीमन के जरिए उन सारे के सारे 100% वोटों को सिर्फ एक ही निर्वाचन क्षेत्र में समेट दिया जाए तो क्या होगा? परिसीमन की यही वो ताकत है जो बिना एक भी नया वोट जोड़े रातों रात शक्ति के भौगोलिक संतुलन को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। जरा इन आंकड़ों पर गौर करें, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच वोट शेयर का अंतर महज 2 से 4% का है, लेकिन सीटों का अंतर देखिए। एक तरफ लगभग 100 सीटें और दूसरी तरफ सिर्फ 29 सीटें। एक लगभग समान वोट शेयर के बावजूद सीटों का इतना बड़ा फासला। ये साफ दिखाता है कि जब चुनावी भूगोल को इतनी रणनीतिक सटीकता के साथ सेट किया जाता है तो नतीजे कितने एक तरफा हो सकते हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ सीमाओं में बदलाव से चुनाव नहीं जीते जाते। इसके साथ जुड़ी एक बहुत ही आक्रामक और सटीक वेलफेयर स्ट्रैटेजी। अरुणोदय योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को सीधे 9,000 रुपए का लाभ देना हो, या फिर ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे 3 लाख चाय बागान परिवारों को पहली बार जमीन के अधिकार देना। इसका असर इतना व्यापक रहा कि आज लगभग 75% असमिया लोग किसी न किसी सरकारी योजना का हिस्सा हैं। और इसके साथ गुवाहाटी एयरपोर्ट जैसे बड़े और साफ दिखने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने जमीनी समर्थन को एकदम पक्का कर दिया। अब रुख करते हैं दक्षिण का, यानी तमिलनाडु का। यहां की राजनीति की कहानी पूरी तरह से अलग है, जो एक मजबूत वैचारिक दीवार के इर्द गिर्द घूमती है। तमिलनाडु को समझने के लिए वहां की द्रविड़ विचारधारा को समझना सबसे जरूरी है। ये एक ऐसी गहरी और मजबूत क्षेत्रीय पहचान है जो सामाजिक न्याय और भाषा पर टिकी है कि ये किसी अभेद्य किले की तरह काम करती है। यह दीवार इतनी ऊंची है कि कोई भी बाहरी या राष्ट्रीय नैरेटिव आसानी से इसमें सेंध नहीं लगा सकता। यहाँ मुकाबला इस बात का नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है, बल्कि सिर्फ इस बात का है कि कौन सा स्थानीय दल इस द्रविड़ अस्मिता का सबसे बड़ा और सच्चा पैरोकार है। और यहाँ का सामाजिक ताना बाना भी हिंदी पट्टी के राज्यों से बिल्कुल अलग काम करता है। उत्तर भारत में अक्सर एक पूरी की पूरी जाति किसी एक पार्टी के साथ खड़ी दिखती है, लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं है। यहाँ हर एक प्रमुख समुदाय के मजबूत नेता सत्ताधारी दल और विपक्ष यानी डीएमके और एआईएडीएमके दोनों में मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ किसी एकमुश्त वोट बैंक पर कब्जा नहीं किया जा सकता, बल्कि हर समुदाय के भीतर मौजूद इन नेताओं के बीच बहुत ही बारीकी से राजनीतिक गोटियां बिठानी पड़ती हैं। चलिए अब बात करते हैं केरल की, जहां के बेहद नाजुक धार्मिक समीकरण और सटीक टाइमिंग पूरी की पूरी बाजी पलटने का मादा रखते हैं। केरल का जनसांख्यिकीय ढांचा देश में सबसे दिलचस्प है। लगभग 45% हिंदू, 27% मुस्लिम और 18% ईसाई आबादी। इन 3 बेहद जागरूक समूहों के बीच तालमेल बिठाना किसी तनी हुई रस्सी पर चलने से कम नहीं है। यहां अगर कोई एक कदम भी गलत पड़ा या किसी एक समूह को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी गई तो उसके चुनावी नतीजे तुरंत और बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। और राजनीति में टाइमिंग का क्या महत्व होता है, ये देखिए। 7 अप्रैल को केरला में चुनाव प्रचार आधिकारिक तौर पर खत्म होता है।
बिल्कुल उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला के संवेदनशील मुद्दे पर सुनवाई शुरू हो जाती है और अगले ही दिन 8 अप्रैल को केंद्र सरकार इस पर एक बेहद मजबूत स्टैंड ले लेती है। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक ऐसा जबरदस्त और कैलकुलेटेड नैरेटिव सेट करने का तरीका था जिसने ठीक उस वक्त अपना चरम छुआ जब वोटर अपना अंतिम मन बना रहे थे। दूसरी तरफ सत्ताधारी वामपंथी गठबंधन ने इसी दौरान एक बड़ी रणनीतिक चूक कर दी। उन्होंने सभी को साधने के चक्कर में कुछ ऐसे विरोधाभासी संदेश दे दिए जिनका सीधा उल्टा असर हुआ। इस कंफ्यूजन की वजह से न सिर्फ वो 45% अल्पसंख्यक वोटर उनसे छिटक गए जो उन पर भरोसा करते थे, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने अपने पारंपरिक वोट बैंक का भी एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया। केरल से निकलकर अब चलते हैं पुडुचेरी, जहां हम देखेंगे कि कैसे गठबंधन का जमीनी माइक्रो मैनेजमेंट चुनाव के नतीजे तय करता है। 16 से सीधे 2 पर यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक पूरी तरह से स्थापित राजनीतिक किले के ढह जाने का सीधा सीधा सबूत है। जब कोई पार्टी जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करती है तो उसकी यही कीमत चुकानी पड़ती है। पुडुचेरी का उदाहरण एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। एक रणनीति है जहां आप जमीन से जुड़े लोगों के बीच लोकप्रिय स्थानीय नेताओं को आगे करते हैं, और दूसरी रणनीति है जहां आप दिल्ली से या ऊपर से ऐसे चेहरों को थोप देते हैं जिनका जमीनी स्तर पर कोई खास जुड़ाव नहीं है। नतीजे बताते हैं कि जब स्थानीय नेतृत्व को दरकिनार किया जाता है तो वो पूरा का पूरा गठबंधन ही ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाता है। इन चारों राज्यों के विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प मुकाम पर पहुंचते हैं जिसे हम वेटिंग रूम का विरोधाभास कह सकते हैं। ये कोट मौजूदा राजनीति की पूरी कार्य संस्कृति को बड़ी ही खूबी से बयां करता है। 2 तरह के राजनीतिक यात्री होते हैं, एक जो वेटिंग रूम में बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार करता है, दूसरा जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चलती ट्रेन में चढ़ जाता है। आज की राजनीति में एक तरफ वो दल हैं जो हर एक बूथ, हर एक वोटर और हर एक छोटे बड़े चर का आक्रामक रूप से माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो चलती ट्रेन में चढ़कर अपनी खुद की गति बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल हैं जो सिर्फ इस इंतजार में बैठे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर आएगी और सत्ता अपने आप उनकी झोली में आ गिरेगी। तो इन सारी छिपी हुई रणनीतियों और यांत्रिक सटीकता को समझने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जैसे जैसे ये ज़मीनी माइक्रो मैनेजमेंट इतना सटीक और हावी होता जा रहा है, क्या ऐसा समय आएगा जब बड़े बड़े राष्ट्रीय चुनाव सिर्फ इन छोटी छोटी हाइपर लोकल रणनीतियों का जोड़ मात्र बनकर रह जाएंगे? क्या बड़े राष्ट्रीय आख्यान इस तकनीकी और यांत्रिक राजनीति के आगे फीके पड़ जाएंगे? ये यकीनन सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में